जीएसीसी के एबीसी स्टूडियो से मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हमारे महाविद्यालय के मजेजी स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री सौरभ शर्मा जी। सौरभ शर्मा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो नाम जो विभिन्न टेलीविजन चैनल्स के स्क्रीन के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहता है। वर्तमान में वे लोकप्रिय इंडिया टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। और सऊदी अरब में एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची का जन्म बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 1 साल के अंदर जो बात सामने आई उसने सबको हैरान में कर दिया। बच्ची मां बनने वाली थी। वीडियो के लिए अनिल कुमार को बेस्ट अलर्ट व्यूअर डिक्लेयर किया जाता है। दिल्ली से विशेष तौर पर हमारे विद्यार्थियों और दर्शकों से बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं श्री सौरभ शर्मा जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मजेजी स्टूडियो में। सौरभ भाई, मैं यहाँ से बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करना चाहूंगा। आप एक लोकप्रिय एंकर हैं। हमारे विद्यार्थी आपको देखते रहते हैं अक्सर टेलीविजन की स्क्रीन पर। एक अच्छा एंकर होने के लिए आप हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देंगे? मैंने पढ़ाई तो नहीं की है जर्नलिज्म की, लेकिन जो सीखा है वो ऐसे जैसे आप लोग स्टूडियो में सीख रहे हैं, ऐसे मैंने भी एक छोटे से चैनल में शुरुआत की थी। वहां जो हमारे उस वक्त सीनियर हुआ करते थे उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ जी। उन्होंने एंकर की एक परिभाषा दी थी कि जब एंकर, जैसे अभी हम यहाँ एंकर एक स्टूडियो में और एक एंकर की टेबल पर बैठे हैं, तो जब आप वहां बैठ जाएं तब आप इन कमांड हैं, तब आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं जी। तो आप चाहे किसी से बात कर रहे हैं जी, चाहे आप किसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं जी, आप कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके सिलेबस से या आपके दायरे से बाहर है। बिल्कुल ठीक। तो आप जब पूरी तरह कमांड में हैं तभी आप एक एंकर कहलाने योग्य है। एफएम वाले बहुत सारे रेडियो चैनल्स शुरू हो गए, हमारे इंदौर में भी बहुत सारे हुए। क्या आपको लगता है आप जैसे इंडिया टीवी जैसे न्यूज चैनल्स की लोकप्रियता पर इस मीडिया के कारण कोई फर्क पड़ेगा? टीवी और रेडियो कभी कंपटीशन नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। रेडियो अभी भी, क्योंकि हमारे कुछ नियम ऐसे हैं सरकार द्वारा बनाए गए कि अभी भी इंफॉर्मेशन का नहीं लेकिन मनोरंजन का साधन है जी जी। और टीवी न्यूज बहुत टीवी चैनलों की कोशिशों के बावजूद अभी भी मनोरंजन का साधन उतना नहीं बन पाया है। अभी भी इंफॉर्मेशन का ही साधन है। तो इसीलिए कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, दोनों की तुलना नहीं कर सकते। हर गाने के बाद वो शहर, प्रदेश और देश की इंपॉर्टेंट न्यूज देते हैं। और इसी तरह से सौरभ भाई जो न्यूज चैनल्स हैं, सैटेलाइट न्यूज चैनल्स हैं, वो विभिन्न अवसरों पर मनोरंजनात्मक कार्यक्रम पेश करने लगे। मसलन जैसे यदि कोई क्राइम की न्यूज पढ़ रहा है किसी भी न्यूज चैनल पर, तो वो क्राइम की न्यूज की एंकरिंग करने वाले का जो अंदाज रहता है वो ऐसा रहता है कि जैसे कोई क्रिमिनल लाकर उस न्यूज को पढ़ रहा है या उसका विश्लेषण कर रहा है। तो क्या ये एंकरिंग भी मनोरंजन को छूते हुए इन दिनों आगे बढ़ रही है? पैकेजिंग का कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा जी। आप दुकान पे भी जाते हैं तो अगर चीज भले ही बहुत अच्छी हो लेकिन अगर उसकी पैकिंग ठीक नहीं है तो आप उसके और आकर्षित होंगे ही नहीं जी। पहले आप पैकिंग पर ही आकर्षित होते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर चीज कैसी है जी। वही काम टीवी में हो रहा है। अब वो एंकर कैसे कपड़ों में है, एंकर कैसी भाषा बोल रहा है, एंकर ऊंचा बोल रहा है कि धीमे बोल रहा है, खबर के हिसाब से मॉड्यूलेट कर रहा है, तो ये सब मैं मानता हूं कि उस पैकेजिंग का हिस्सा है जो जरूरी भी है जी जी। इसके बगैर आप कोई भी चीज आप दर्शक को आकर्षित नहीं करेंगे तो आप मैं मानता हूं कि हमारा काम फिर मतलब मैं विफल हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपने एक उदाहरण दिया क्राइम का, ऐसे कोई बहुत गंभीर विषय पर चर्चा भी हो सकती है। हाँ, होती है, लेकिन उसके लिए भी आपको व्यूअर को आकर्षित तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत गंभीर विषय पर भी बात कर रहे हैं तो भी उसको ये लगना चाहिए कि यहाँ अच्छी बात हो रही है, मैं यहाँ पर जाऊँ। जी जी। अच्छा सौरभ भाई, आप एक बड़े न्यूज चैनल से जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो विद्यार्थी बीजे और एमजे कर रहे हैं इस संस्थान से, इस स्टूडियो से, उनके लिए रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या अवसर उपलब्ध हो सकते हैं? जहां तक आपकी योग्यताओं का सवाल है, जो चीजें आप यहाँ सीखेंगे, जरूरी नहीं है कि अगर हम स्टूडियो में बैठे तो हम केवल ये सोच लें कि हम केवल टीवी के लिए ही तैयार हो रहे हैं, हम टीवी न्यूज के लिए तैयार हो रहे हैं या केवल न्यूज के लिए तैयार हो रहे हैं जी। ये सब चीजें आपको आपके लिए जब आप बाहर निकलेंगे, व्यवसायिक जगत में निकलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपको जो यहाँ सिखाया जा रहा है उसका दायरा बहुत बड़ा है।
तो आप एडवर्टाइजिंग में अपना करियर चूज कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया में चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चूज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब ये चीजें केवल दिल्ली मुंबई जैसे शहरों तक सीमित नहीं रह गई हैं। जी, हर शहर में बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे न्यूज निकल गए हैं, रेडियो स्टेशन आ गए हैं। तो आदमी को अब ये भी जरूरी नहीं है कि इस फील्ड के लिए अगर आपको रोजगार तलाशना है तो आपको अपना शहर ही छोड़ के जाना पड़े। ये सबसे अच्छी बात है, अपने लोकल जगह पे भी रोजगार के प्रचुर अवसर मिल जाए। विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश में इन दिनों हो रहा है। आप क्या महसूस करते हैं कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये सियासत के प्रभाव में संचालित होते हैं या सचमुच कोई भाषा का भला कर पाते हैं? जैसा आपने कहा कि वो सियासत से, राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित भी है, उस पर प्रभाव भी है और शायद ना भी हो जी। लेकिन अगर आप किसी कोई भी संदेश देना चाहते हैं या अगर आप किसी भाषा की सेवा करना चाहते हैं, मेरा वही मानना है कि पहले तो वो चर्चा में आना चाहिए। जी, अगर ये चर्चा में आ रहा है हाँ, तो वो इसका मतलब लोगों तक कुछ संदेश तो पहुंच ही रहा है। जी, हाँ। कोई मैसेज तो जा रहा है। वरना मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले कभी हिंदी भाषा को लेकर के कोई आयोजन हुए हों, उसकी अच्छी या बुरी कितनी चर्चा होती होगी। जी जी, हाँ। पहला मौका ही सही, लोग चाहे इसमें राजनीति देखें, जी। कुछ लोग इसको एक अच्छी कोशिश माने, लेकिन अगर इसका संदेश लोगों तक जा रहा है, अगर लोग इसके बारे में अखबार में भी पढ़ लें और अगर ये खबर टीवी पे भी चले और लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि आधा काम हो गया। अच्छा सौरभ भाई, हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता, ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश का जर्नलिस्ट जो है वो राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर ज्यादा प्रभावी होता है बनिस्बत हिंदी के पत्रकार के। क्या ये सही धारणा है? हिंदुस्तान में हिंदी बोलने समझने वाले लोग ज्यादा है, बड़ी तादाद में। ज्यादा तो है, तब भी मैं कहूंगा हिंदुस्तान का आधा हिस्सा होगा, 60% होगा जी। दक्षिण भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए हिंदी चैनल का कोई मतलब नहीं। हाँ, वो अपनी, इसीलिए आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की खबरें हिंदी न्यूज चैनलों पर बहुत कम दिखाई जाती है जी। जब तक कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल न्यूज ना हो जाए या कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, तब तक ऐसी खबरें हम देखते हैं कि नहीं आती है। तो पहले इसी लिहाज से विदेशों में भी प्रसारण, जब आप विदेशों की खबरें दिखाते हैं तो हम जो भी खबर दिखा रहे हैं हम उस आदमी के लिए दिखा रहे हैं जिसका उस खबर से कोई नाता हो। तो इसीलिए हिंदी फिर भी थोड़ी सीमित है, अंग्रेजी का दायरा उतना ही और बड़ा हो जाता है, क्योंकि लखनऊ में बैठा आदमी भी अंग्रेजी की न्यूज को ग्रहण कर लेगा और चेन्नई में बैठा आदमी भी ग्रहण। अंग्रेजी के जो पत्रकार हैं उनका दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उनके जो सब्जेक्ट होते हैं, जो विषय होते हैं, वो आपने ठीक कहा, उस पर थोड़ी वैश्विक छाप होती है। भारत में भले ही आधी से अधिक जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती हो, लेकिन सौरभ भाई का मानना है कि अंग्रेजी के जानकार विद्यार्थियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र की फ्रेम थोड़ी बृहद हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है। विद्यार्थी जो हैं ये अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि जब वे दिल्ली या मुंबई किसी सैटेलाइट चैनल पर वहां के किसी रोजगार अधिकारी या संपादक या किसी वरिष्ठ पत्रकार से मिलने के लिए जाते हैं कि बड़े लोग जो हैं वो मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान आपके यहाँ हो सकता है या ऐसे सैटेलाइट चैनल्स पर कि प्रशिक्षु विद्यार्थी वहां पहुंचे तो उसे प्रॉपर गाइडेंस दे दिया जाए? बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा किसी संस्थान में मैंने नहीं देखा जी, किसी मीडिया संस्थान में। बल्कि मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ कि जब मैं रोजगार तलाश रहा था जी, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, तो किसी तरह शायद सिक्योरिटी वाले की नाकामी थी, वो हम एक चैनल के न्यूज रूम में, उस समय का बड़ा चैनल, और हम उसके न्यूज रूम तक पहुंच गए। अच्छा, प्रसारण चल रहा था उस पर, न्यूज रूम में काम चल रहा था, गहमा गहमी थी जी जी जी, 50-60 लोग काम कर रहे थे। तो वहाँ जैसा आपने कहा कि हम भी किसी को अर्जी देने के लिए ढूंढ रहे थे, तो किसी ने हमको रोक के पूछ लिया कि आप कहाँ से हैं। तो उस दिन हमारी काफी फजीहत हो गई थी। अच्छा जी। आपको क्योंकि किसी चैनल के न्यूज रूम में या किसी अखबार के न्यूज रूम में सीधे किसी ऐसे आदमी का पहुंच जाना जिसका कोई जरूर काम नहीं है, ये गंभीर विषय है। लेकिन आप ठीक है, आप किसी भी चैनल के दफ्तर में जाएंगे तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप गार्ड के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिसेप्शन के आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप अंदर किसी को नहीं जानते हैं। जी जी, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। आपने एक ऐसी बात उठाई जिससे मैं खुद भी गुजरा हुआ हूँ, तो मैं जाकर के जरूर कोशिश करूंगा कि और कुछ नहीं तो कम से कम उन्हें गाइडेंस, उनसे बात करने के लिए कोई एक समझदार आदमी, कोई सीनियर आदमी आकर के जरूर उनसे कम 5 मिनट से मिल तो रहे। लेकिन इसमें जो जैसे आप जैसे संस्थान है
वो ये कर सकते हैं, आप जैसे संस्थान और हमारे जैसे मीडिया इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टॉलेशंस, वो टाई अप अगर इस लिहाज से कर लें कि आप साल में एक बार या साल में 2 बार उन बच्चों को वो प्रैक्टिकल दुनिया दिखाने लाएं, कभी किसी अखबार के, अब मुझे लगता है करते भी होंगे, लेकिन इसको और बढ़ाएं जी। तो प्रैक्टिकल फील्ड में जब वो देखेंगे काम कैसे हो रहा है, चाहे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, साल में 2 बार 3 बार, तो मुझे लगता है कि उनका दिमाग जो है वो और फोकस हो जाएगा अपने काम को लेकर। बिल्कुल ठीक। सौरभ भाई, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थी रहे, फिर उसके बाद ऐसा रुझान आपका कैसे इस दिशा में डेवलप हुआ, मुड़ा कि आप एक पत्रकार हो जाए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? स्कूल और कॉलेज की लाइफ, स्कूल के आखिरी कुछ साल और आपकी कॉलेज की लाइफ, यही आपको आपका जीवन निर्धारित कर देती है कि आप जीवन में क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये मेरा मानना है। तो मेरे कॉलेज से मुझे ये अवसर मिले, प्रेरणा मिली, वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता था पढ़ाई से ज्यादा जी, तो उसका कुछ लाभ भी मिल रहा है अब। तो वहीं से ये बात विचार में, एक बात मन में जरूर थी कि जो भी काम करना है वो लोगों से जुड़ा हुआ काम करना है, चाहे वो प्रशासन में सरकारी सेवा के जरिए करता जी या इस माध्यम से करें, पब्लिक से जुड़ा हुआ, पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ काम होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में उससे एक संतुष्टि भी मिलती है। बिल्कुल सही है। और एक पत्रकार और एक एंकर, आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या मानते हैं और आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी क्या महसूस करते हैं? मैं मानता हूं मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक हर आदमी के अंदर एक मॉरल कंपस होता है। यकीन बिल्कुल ठीक। वो कंपस हिला हुआ नहीं होना चाहिए जी। अगर वो कंपस खासकर किसी पत्रकार का हिल जाए जी, तो वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है। और टीवी में खासकर, जहां पर आपके मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आएगा। अखबार में तो आपने कॉपी लिखी तो आपका एडिटर उसको जांच करेगा और कुछ गलत होगा तो रोक जाएगा। लेकिन एंकरिंग एक ऐसा काम है कि जब स्टूडियो में बैठे हैं और लाइव स्टूडियो में बैठे हैं, आपकी बोला वो जो पहुंचा वो गया। बिल्कुल। तो अगर आपका वो कंपस, मॉरल कंपस हिला हुआ है, तो आप कभी ना कभी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करने के संभावनाएं आप में है जी। मुझे लगता है कि मेरा वो मॉरल कंपस ठीक है। मैं मानूंगा कि मेरी कमी ये है, ये किसी एंकर में नहीं होनी चाहिए। किसी एंकर को एंकरिंग करते वक्त, किसी से बात करते वक्त कभी भी भावुक नहीं होना चाहिए जी। अगर आप अपने विषय में लीन होकर के भावुक हो रहे हैं या सामने वाले आदमी की बातों से उत्तेजित होकर भावुक हो रहे हैं, तो भी गलत है। पत्रकार का काम उत्तेजित होना नहीं है, भावुक होना नहीं है। उसको जो जैसा है वैसा ही दिखाना है और ये उसको देखने वाले या पढ़ने वाले पर छोड़ना है कि वो उससे कितना प्रभावित हो रहा है। आप खुद प्रभावित नहीं हो सकते। तो ये मुझे लगता है कि मैं कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं आप भावुक हैं? कभी कभी हो जाता है कि अब आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला शख्स जो है कोई ऐसी बात कह दे, तो रिएक्ट, जो अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपको प्रभावित कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एंकर पर आपका इंसान हावी हो जाता है, इसलिए ऐसा होता होगा। क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं सौरभ भाई, और ये विद्यार्थियों, प्रबुद्ध दर्शकों, इंदौर शहर के नागरिकों, जिस स्टूडियो में मैं सौरभ भाई से बात कर रहा हूँ, वो सौरभ भाई की सासू जी श्रीमती पुष्पलता जैन मजेजी, जो मेरे विभाग में, मेरे ही महाविद्यालय में हिंदी साहित्य में विभागाध्यक्ष के पद पर प्राध्यापक होते हुए दशकों तक आसीन रही, उनकी स्मृति में बना हुआ ये स्टूडियो है। इस लिहाज से वो इस स्टूडियो में मजेजी मैडम की दामाद की हैसियत से हमारे लिए पारिवारिक रिश्तों के बीच उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं अनौपचारिक सवाल उनसे ये करना चाहूंगा कि इंदौर की इस संस्था के विद्यार्थियों के लिए एक भावुक एंकर होने के नाते भी और एक विश्लेषक एंकर होने के नाते भी वो ऐसा क्या कहेंगे कि विद्यार्थियों का कैरियर उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ ले जाए? सबसे पहले तो आप जिस जगह पर ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैंने और भी ऐसे संस्थान देखे हैं, लेकिन मैं यहाँ आकर के ये पहला अनुभव है जाने का। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको जो शिक्षा और जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये आपको आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी हैं। और जो काम आप बाहर जब आप निकलेंगे दुनिया में आपको करना है, जब आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय में जाएंगे इस फील्ड में, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको इस स्टूडियो के जरिए मिल रही है। ये मेरी खुशनसीबी है कि हमारे परिवार के माध्यम से थोड़ी बहुत सेवा हो पा रही है। और आपके लिए बस यही कहूंगा कि जो सीखिए
आपके पास ऐसे शिक्षक हैं, गुरु हैं, जो आपको कुछ गलत सीखने नहीं देंगे, लेकिन जो सीखिए पक्का सीखिए। बाहर जाएं, कभी भी जाएं, आपको चाहे आधा मौका मिले, उसे पूरा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत से बच्चे आते हैं, कोई इंटर्नशिप के लिए आता है, कोई ट्रेनिंग के लिए आता है, उसकी नौकरी ये उस वक्त तय नहीं होती, लेकिन ये आपके ऊपर। और मैं हर उस शख्स से कहता हूं जो हमारे यहाँ भी इंटर्नशिप के लिए आते हैं जी, कि आपको 2 महीने का मौका मिला है, ये आपके ऊपर है कि आप इस 2 महीने को 2 साल कैसे बनाएंगे। कोई भी जगह, कोई भी चैनल, कोई भी अखबार, कोई भी एजेंसी एक यंग युवा अच्छे प्रोफेशनल को छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक। तो वो उस आधे मौके को पूरा बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है, और वो आधा मौका आपको मिले, इसके लिए हमारे जैसे लोग जो कुछ कर पाएंगे। दर्शकों, यदि मौका आधा मिला हो तो उसे पूरा बनाना ये जिम्मेदारी है आपकी। हम मजे जी स्टूडियो के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहे थे श्री सौरव शर्मा जी के साथ। श्री सौरव शर्मा जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और हमारे शहर से और हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से उनका एक भावनात्मक रिश्ता है। इस अनौपचारिक आमंत्रण पर वे हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय का पत्रकारिता विभाग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और सौरव भैया, आपका थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।